मैंने एक छोटा सा कंडीशन डिस्कस किया था आपसे, वो था ओटोस्क्लेरोसिस, यानी कि जब इन बोन का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में या फिर इस जॉइंट में किसी टाइप का स्क्लेरोसिस हो जाए, स्टेपनेस हो जाए, तो आपका उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस, जो कि आगे जाकर आपका हियरिंग लॉस का एक कॉज बनता है। लेटर ऑन जो तीसरा इसका पार्ट था वो अपन ने डिस्कस किया था, वो था आपका यूस्टेचियन ट्यूब, ये वाला यूस्टेचियन ट्यूब, या फिर जिसको अपन ने बोला था आपका ऑडिटरी ट्यूब। ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है इसकी लोकेशन होती है वो होती है मिडल ईयर से लेकर नेजोफेरिंक्स के बीच में। मिडल ईयर और नेजोफेरिंक्स के बीच में इसमें बायलैटरल ओपनिंग होती है, और ये जो बायलैटरल इसकी ओपनिंग है, ये बायलैटरल ओपनिंग क्या करती है सर, इसका एक एंड तो ओपन होता है कहाँ पे आपका नेजोफेरिंक्स में, दूसरा एंड कहाँ ओपन होता है ईयर में। सर ईयर में कहाँ होता है, तो इंफीरियर वॉल पे। ईयर में कहाँ होता है, इंफीरियर वॉल में। सर इंफीरियर वॉल में इसकी ओपनिंग होती है, नेजोफेरिंक्स में ओपन होता है। नेजोफेरिंक्स में कहाँ होता है, तो सर नियर ट्यूबल टॉन्सिल। देखो नोज के अंदर, गले के अंदर, या फिर मैं ये बोलूँ कि अपन अपना जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में टोटल आपके 6 टॉन्सिल्स होते हैं। 6 टॉन्सिल्स होते हैं, उन 6 टॉन्सिल्स में से 2 टॉन्सिल होते हैं नेजोफेरिंक्स में, जहाँ पे यूस्टेचियन ट्यूब ओपन होती है उसके जस्ट पास में, उसको बोलते हैं अपन ट्यूबुलर टॉन्सिल। ट्यूबुलर टॉन्सिल के पास में इसकी ओपनिंग होती है। मैंने जब क्लास को ड्रॉप किया था तो इसी जगह से मैंने क्लास ड्रॉप किया था कि यार देखते हैं कई बार कि जब कभी भी ऐसा लगता है कि जब आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, यदि किसी बंदे को राइनाइटिस हो, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, जुकाम लगना, राइनाइटिस हो, यदि किसी बंदे को फेरिंजाइटिस हो, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, यदि किसी बंदे का लेरिंजाइटिस हो, यदि किसी बंदे के अंदर टॉन्सिलाइटिस हो, तो ये जो सर्टेन कंडीशंस बन रही है ये सारी की सारी इन्वॉल्व होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। सर मैं हल्का सा ही आपको मॉडिफाई करना चाहूंगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की अपन बार बार बात कर रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बनता कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा यदि मैं बताऊं तो ये बनता है अपना नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद में आपका ये नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के बाद में आपका फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स के बाद आपका आता है एपिग्लोटिस, एंड एपिग्लोटिस के बाद में आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स, और उसके बाद में आपका ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद में ये आपका जो ट्रेकिया वो बाइफरकेट हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है ब्रोंकस में, और ब्रोंकस के बाद में ये आपका लंग्स। सर अपन बात कर रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहे हैं कि आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहां से कहां तक होता है, तो सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जब लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स के मिड स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं अपन वोकल कॉर्ड, जो कि बोलने का काम होता है, स्पीच जहाँ से अपना प्रोड्यूस होता है वोकल कॉर्ड से होता है। इस वोकल कॉर्ड से ऊपर का जितना भी पार्ट है, वोकल कॉर्ड से ऊपर का जितना भी पार्ट है, ये सारा का सारा इस पार्ट को अपन बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कौन कौन से ऑर्गन्स हो गए सर, नेजल कैविटी हो गया पूरा का पूरा, फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद में एपिग्लोटिस हो गया, और एपिग्लोटिस के बाद में आपका लैरिंग्स, और लैरिंग्स कहाँ तक सर, ओनली वोकल कॉर्ड तक। वोकल कॉर्ड से ऊपर अपर रेस्पिरेटरी और वोकल कॉर्ड से नीचे आपका लोअर रेस्पिरेटरी। तो डियर मैं आ रहा हूँ कि यदि किसी बंदे के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, URTI होगा, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जब कहीं पे भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, स्पेशली जब इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग आएगी कि नहीं आएगी, और जब स्वेलिंग आएगी तो आप खुद सोचो यहाँ पर आपका सूजन रहेगा, यहाँ स्वेलिंग रहेगा, और स्वेलिंग रहेगा तो कोई भी ट्यूब है जिसकी यहाँ ओपनिंग है वो ओपनिंग मिनिमाइज होगी कि नहीं होगी, और ओपनिंग मिनिमाइज होने की वजह से क्या होगा कि जो एयर यहाँ से पास हो रही थी, जो एयर यहाँ से ट्रांसफर्ड हो रही थी, इसका आवागमन हो रहा था, ये एयर यहाँ से कान में जा रही थी और ये से वापस आपका फेरिंग्स में आ रहा था, नेजोफेरिंग्स में आ रहा था, ये जो एयर का ट्रांसमिशन है ये डिक्रीज होगा, और एयर का ट्रांसमिशन डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि सर ये जो कैविटी है, जिस कैविटी के बारे में अपन कभी पढ़ा करते थे कि सर ये कैविटी तो वो कैविटी है जिसका प्रेशर एनवायरमेंटल प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, उसके बराबर मेंटेन रहना चाहिए एयर के थ्रू, वो प्रेशर अल्टर्ड होगा, और उस वजह से
सर क्या होगा कि सर उसकी सिक्योरिटी जैसे आपको पानी अगर करना स्टार्ट होता है तो साथ में बहुत बेसिक क्लियर है सर। आज अपन स्टार्ट करते हैं इसी मिडिल ईयर का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसी मिडिल ईयर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन डिस्कस करते हैं मेस्टोइड प्रोसेस। देखिएगा दिस वन इज द मेस्टोइड प्रोसेस। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द मेस्टोइड प्रोसेस। यदि अपन इसको मैन्युअली देखने की कोशिश करेंगे आपका मेस्टोइड प्रोसेस में तो आपका ये जस्ट जब आप इस पेपर को कॉपरेट करोगे तो आपको एक हल्का सा कॉम्पोनेंट एरिया एक हल्का सा आपको बार दिखेगा। ये जिस तरीके से आपको बार दिख रहा है ये ही मेस्टोइड प्रोसेस है। यदि मैन्युअली में बात करूँ सर इंटरनली ये जो मेस्टोइड प्रोसेस है दिस मेस्टोइड प्रोसेस इज ओपन इनटू मिडल ईयर हेड पोस्टीरियर बॉर्डर। ये जो आपका मेस्टोइड प्रोसेस है वो मिडल ईयर के अंदर ओपन होता है पोस्टीरियर बॉर्डर पे या पोस्टीरियर सरफेस। सर इसका काम क्या है? इसका काम ये है, फंक्शन लिखिएगा। इसका जो फंक्शन है वो सीधा सा सिंपल सा फंक्शन है। फंक्शन ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस यदि मैं बात करूँ तो मेस्टोइड प्रोसेस का जो फंक्शन है वो सीधा सा फंक्शन है कि सर इट आल्सो मेंटेन एयर प्रेशर इन मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर एयर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। किस टाइप से देखिएगा आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इस स्ट्रक्चर को यदि आप ढंग से देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा कि किस हिसाब से आपका ये जो प्रोसेस है ये भी एयर का प्रेशर मेंटेन करके चलता है। तो सर सुनना अपन ने बात कर ली कि जो एयर का जो प्रेशर है तो मोटा मोटा जो पार्ट है वो तो मेंटेन करके कौन चलता है यूस्टेचियन ट्यूब या जो आपका ऑडिटरी ट्यूब है वो भी इसमें एयर का प्रेशर मेंटेन करके चलता है। लेकिन आपने सुना होगा जिस हिसाब से अपनी बाइक के अंदर रिजर्वर रहता है यानी कि जब अपन उसको पेट्रोल डलाते हैं तो देखते हैं कि जो टंकी है जो जहाँ से जो इसका ऑयल का जो फ्लो होता है उसकी में दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। फुल में होता है जब तक तो अपना बाइक चलता रहता है, जैसे फुल वाला पेट्रोल खत्म होता है तो उसको रिजर्व में डालते हैं। और रिजर्व वाला ऑप्शन इसलिए होता है कि अपने को पता रहे कि कम से कम एक पेट्रोल पंप तक पहुँच सके कि अपने पास पेट्रोल खत्म हो गया और अब अपन कहाँ तक पहुँच सके पेट्रोल पंप तक पहुँच सके। वही रिजर्वायर का काम करता है ये आपका मेस्टोइड प्रोसेस। वो रिजर्वायर का काम कैसे करता है देखो सर ये इसके अंदर ओपनिंग ये आपका मिडल ईयर कैविटी है पूरा का। दिस वन इज योर मिडल ईयर और ये आपका मेस्टोइड प्रोसेस है। इस डायग्राम में आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर सा दिख रहा है कि इसके अंदर से आपका जो बोन है वो अंदर से खोखला हुआ है। ये जो बोन है इस बोन के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे स्पेस है और ये जो स्पेस है ये स्पेस भरे होते हैं हवा से एयर से, इसीलिए इसको बोलते हैं मेस्टोइड एयर सेल। और इस मेस्टोइड एयर सेल के अंदर हवा प्रेजेंट होती है एयर प्रेजेंट होती है जो ज़रूरत पड़ने पे जैसे ही मिडल ईयर का यदि प्रेशर डिसिक्विलिब्रियम होगा, मान लो सपोज करना मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि यदि किसी बंदे के अंदर कुछ भी कंडीशन हो गई हो कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो गया हो, जैसे मान लो मैंने अभी बात किया था URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है इसका मतलब आपका यूस्टेचियन ट्यूब से जो एयर आएगी और जाएगी वो रिटार्डेड हुई तो उस टाइम मिडल ईयर का जो प्रेशर है वो रिटार्ड हुआ। इस मिडल ईयर के प्रेशर को हल्के या कम टाइम के लिए मेंटेन करने का जो काम करता है वो ये आपका मेस्टोइड प्रोसेस करेगा। क्योंकि यहाँ से जो हवा इन पार्ट्स में गई थी इन एयर सेल में जो हवा भरी हुई थी वो हवा काम करने पे वापस इधर आके आपका मिडल ईयर का जो प्रेशर है और यदि यहाँ पे एयर ज़्यादा है तो वापस यही काम होता है मेस्टोइड प्रोसेस। अरे जब अपन डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं तो देखते हैं ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर का जब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उसके साथ में जैसे क्रॉनिक होता है तो देखते हैं कि क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया इट विल कन्वर्टिंग इनटू
जैसे ही कोई यहाँ इन्फेक्शन है वो क्रॉनिक टाइम के लिए तो धीरे 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 हाइड्रेट कर जाएगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस को कर लेगा, इन्वॉल्व कर लेगा। जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस को इन्वॉल्व करेगा तो नेक्स्ट प्रोसेस क्लियर। फिर इसका थर्ड पार्ट जो अगला पार्ट है वो है आपका ओवन। ओवन देखिएगा, दिस पार्ट इज द ओवन। क्या होता है ओवन? लोकेशन देखिएगा, इसकी क्या लोकेशन है डियर। मैंने जिस हिसाब से आपको बताया अभी कि आपका जो मिडल ईयर है या फिर आपका इंटेलिंग कैविटी बिल्कुल एक रूम की तरह होता है। जिस हिसाब से अपने रूम की 6 वॉल होती है, कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और रूम के जो दोनों साइड वाली को लैटरल बोलते हैं। लेकिन एनाटमी के अंदर हमेशा और हमेशा जो दो वॉल होती है साइड वाली को इस हिसाब से नहीं बोलते कि दिस वन इज द राइट लेटरल, दिस वन इज द लेफ्ट। दिस राइट lateral and left lateral are only positions they are using in fundamental, right lateral position और left lateral position। एनाटमी के अंदर जो साइड वाली वॉल होती है उसमें से एक वॉल को तो बोलते हैं लैटरल वॉल और दूसरी को बोलते हैं मीडियल। यानी कि साइड वाली, जैसे देखिएगा ये आपका मिडल ईयर, ये आपका ईयर। यदि इस ईयर को मैं देखूँ तो देखिए इधर से मैं आ रहा हूँ, मतलब ये आपका एक्सटर्नल ओरिएंटेड कैनाल है। मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूँ, ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से यदि मैं आगे की तरफ जाऊँ तो सही मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ मिड लाइन दिखेगी। और इस मिड लाइन के बाद यदि मैं वापस उस तरफ से आऊँ तो एक्सटर्नल ओरिएंटेड कैनाल दूसरे वाले कान की बात कर रहा हूँ, अपोजिट साइड वाले की एक्सटर्नल ओरिएंटेड कैनाल, वापस उसका मिडल ईयर और मिडल ईयर की बात साइड। तो सर देखो इस मिड लाइन से ये वाली जो वॉल है वो दूर की तरफ और ये वाली जो वॉल है वो मिड लाइन की तरफ। किसी भी ऑर्गन की जो साइड वाली वॉल है वो मिड लाइन से दूर है तो उसको मिड लाइन, और यदि किसी ऑर्गन की साइड वाली जो वॉल है वो मिड लाइन की तरफ है तो उसको मिड लाइन। तो आप खुद मेरे को बताओ ये जो ओवल विंडो वो कहाँ लोकेटेड होगा? तो समझ मीडियल वॉल। ओवल शेप कैसा होता है इसका? ओवल शेप इसलिए इसको अंडे के जैसे आकार है इसको, अंडे के जैसा आकार है इसलिए इसको ओवल शेप होता है। सर वापस बोल रहा हूँ ओवल विंडो के बारे में। सर ओवल विंडो इज ऑपरेटेड बाय और मिडल ईयर के साथ क्या काम है इसका? इसका जो फंक्शन है वो ये प्रोवाइड अटैचमेंट टू ऑडिटरी कॉसिकल विथ इनर ईयर के साथ में ये जो ऑडिटरी ओसिकल्स है इन ऑडिटरी ओसिकल्स को इनर ईयर के साथ में जोड़ा था। यानी कि जो भी मैं बोल रहा था जो वॉइस है या जो भी मैसेज है वो इनर ईयर में जब जाएगा तब आपका ओवल विंडो के साथ। सर नेक्स्ट वन इज द राउंड विंडो। यहीं पे इसी डायग्राम में आपके राउंड विंडो को भी क्लियर करता है। दिस वन इज द सर जिस हिसाब से आपका ओवल विंडो कौन सी वॉल पे था? सर ओवल विंडो मीडियल वॉल पे था। इसकी मीडियल वॉल आपकी मीडियल। तो सर इसके जस्ट नीचे था आपका राउंड विंडो।
The round window is also located on the middle wall of, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसा शेप होता है, राउंड शेप का एक विंडो स्ट्रक्चर। ठीक है सर, कहाँ लोकेटेड होता है, अपन लिख सकते हैं इंफीरियर टू ऑल विंडो के जस्ट नीचे। कहाँ अगला लिखना, राउंड विंडो इज आल्सो नोन एज सेकंड tympanic membrane of ear, is the second tympanic membrane of the ear is a round। तो सर यहाँ पे अपने पूरे के पूरे जो छः उसके जो 6 कंपार्टमेंट है, 6 कंपार्टमेंट के बारे में हमने पूरा पढ़ा कि आपके इसके कौन कौन से 6 कंपार्टमेंट है। ये 6 कंपार्टमेंट है, पहला आपका tympanic membrane, दूसरा जो था वो था auditory vesicles, तीसरा जो था वो कौन था आपका eustachian tube, चौथा था आपका menstrual process, पांचवा कौन है बाउल विंडो, और छठा कौन आपका बाउल विंडो, राउंड विंडो, मीडियल वॉल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लेटरल वॉल पे क्योंकि इसके जस्ट सामने ही तो आपका लेटरल वॉल हो गया। आपका मेस्टोइड प्रोसेस कौन सी वॉल पे, पोस्टीरियर वॉल, और आपका जो eustachian tube है वो कौन सी वॉल पे, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द इनर। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इनर ईयर इज आल्सो नोन एज labyrinth, also known as labyrinth, sir, also known as labyrinth। Why this one is called labyrinth? कल ही डिस्कस किया था, because the meaning of labyrinth in Latin is the network, और इनर ईयर के अंदर बहुत सारा नर्व नेटवर्क होता है, इसी वजह से इनर ईयर के अंदर बहुत सारा नर्व नेटवर्क होता है, इसी वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ लैब। कल मैंने आपको ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया कि धीमी से धीमी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है, नहीं समझ में आता तो समझ लो, आवाज़ वाला को समझ लिया। अब आप सोचो, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, इनर ईयर को और लेब्रियन क्यों बोल सकते हैं, किस हिसाब का वहाँ नर्व होता है, मैं इसको और अच्छे से आपको समझा। सपोज करो आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो तो उस टाइम आपने देखा कि कोई आपका फ्रेंड आकर आपको जगाता है, यही जब नॉर्थ साइड का रिजल्ट जबरदस्त तरीके से आपको उसका इंतजार, जिस चीज़ का इंतजार है और वो इंतजार यदि खत्म हो जाए तो उसको मिलने की जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस खुशी के मारे आप बहुत जल्दी से सीक्वेंस याद रखना, आपका फ्रेंड आया, आप नींद में सो रहे थे, सोते सोते को आपको उठाया, देख नॉर्थ साइड का रिजल्ट आ गया, जैसे रिजल्ट का सुना आप उठे, हाँ बता क्या हुआ, और आप खड़े, आप 2 सेकंड पहले सो रहे थे और अचानक से आपने अपनी जो बॉडी है उस बॉडी को इस हिसाब से बना दिया कि आप स्टैंडिंग पोजीशन। सर आप इस चीज़ को सोचिए कि इस जगह पे आपके बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है जस्ट सपोज यदि आपकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो अच्छा नहीं होता है, बॉडी का जो बैलेंस है, सिस्टम काम करता है, यदि वो ढंग से काम नहीं करता तो क्या इतना फास्ट जो कंडीशन है, जो अपना स्टैंडिंग पोजीशन है, जो
पार्ट ऑफ इनर ईयर, पार्ट ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर के कितने पार्ट हैं? तो वापस मैं तो अपने उसी फॉर्मूले के ऊपर चल रहा हूँ जिस हिसाब से कल अपन ने देखा था कि जब किसी भी ऑर्गन को पढ़ते हैं तो हर एक ऑर्गन के दो टाइप होते हैं, पहला उसका एनाटॉमिकल पोर्शन एंड सेकंड वन इज द फिजियोलॉजिकल पोर्शन। सर इस इनर ईयर वापस में उसी डिवीजन में आपका क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ एज पर एनाटमी एंड एज पर फिजियोलॉजी। सर एनाटमी के अकॉर्डिंग एज पर एनाटमी, एज पर एनाटमी, ये जो आपका ईयर है एनाटमी के अकॉर्डिंग एज पर एनाटमी, एनाटमिकल डिवीजन की यदि मैं बात करूँ, एज पर एनाटमी की बात करूँ तो आपका जो इनर ईयर है इसको दो पार्ट में, पहला होता है आपका बॉनी लैबियन और सेकंड वन इज द मेम्ब्रेनियस बॉनी लैबियंथ एंड मेम्ब्रेनियस लैबियंथ। सर बॉनी लैबियंथ और मेम्ब्रेनियस लैबियंथ, बॉनी लैबियंथ कौन सा पार्ट होता है? द पार्ट ऑफ इनर ईयर, इनर ईयर, इनर ईयर, द पार्ट ऑफ इनर ईयर that attach with temporal bone, that attach with temporal bone। इस डायग्राम को ढंग से देखो, इस डायग्राम को ढंग से देखो और ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आएगी कि सर ये जो आपका इनर ईयर है, ये जो आपका इनर ईयर है, ये इनर ईयर पूरा का पूरा, ये जो इनर ईयर है ये पूरा का पूरा इनर ईयर आपके इस टेम्पोरल बोन से, और जब इस पूरा का पूरा इनर ईयर इस टेम्पोरल बोन से गिरा हुआ है तो ये तो डेफिनेटली है कि इस इनर ईयर की जो आउटर सरफेस है, जो आउटर सरफेस से वो टेम्पोरल बोन के साथ में अटैच रहेगी, जब इसके साथ में अटैच रहेगी तो इसी सरफेस को तो अपन ने बोला है बॉनी लैबियंथ, बोला है इसको बॉनी लैबियंथ। सर क्या मीनिंग है बॉनी लैबियंथ का? बॉनी लैबियंथ का सीधा सीधा सा मीनिंग है कि आपके लिए का बड़ा पोर्शन जो कि इसके साथ में जुड़ा हुआ है, सर वो जुड़ा हुआ है आपका व्हाट इज द मेम्ब्रेनस लैबियंथ, मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेनस लैबियंथ इज membranous part of inner डायग्राम को आप देखना एक बार। मैंने क्या किया है इस डायग्राम के अंदर आपके ईयर को और ढंग से समझाने के लिए, इस इनर ईयर को और ढंग से समझाने के लिए कुछ नहीं किया। जो आपने देखा कि जो राउंडेड आपका और सेमीसर्कुलर किनारे, उस राउंडेड सेमीसर्कुलर किनारे देखा इस हिसाब से समझ में आ जाए, अच्छे से इसको सीधा कर लिया तो देखा कि इसको जैसे ही खींचा, खींचते देखा कि ये तो पूरा का पूरा आउटर पार्ट है जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, ये तो पूरा का कैसा पार्ट है? आउटर पार्ट है। ये जहाँ जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है ये तो पूरा का पूरा आउटर पार्ट है। और सर अभी अभी तो मैंने बोला
टाइम ले रहा हूँ क्या? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कान के अंदर जिस टाइप से फ्लूइड होता है, मैंने कल की क्लास में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया था कि जब भी कोई दो सरफेस एक दूसरी सरफेस के पास में होती है तो उसके साथ में एडिशन नहीं बने, वो इस एक दूसरे के साथ में चिपके नहीं, इसी वजह से उनके बीच में फ्लूइड बन जाता है। जैसे आपका पेट्रोलियम इज प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल एंड पैराफिन फ्लूइड, जिस हिसाब का आपका प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्लूरल एंड ग्लिसरॉल। सेमी सर्कुलर, हाँ मैं मार्कर घुमा रहा हूँ, दिस वन इज द मेम्ब्रेनियस लैब्रियम, जहाँ मेरा मार्कर घूम रहा है ये है आपका मेम्ब्रेनियस लैब्रियम। सर आप CSF, तो सर ये जो सरफेसेज है इन सरफेसेज के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो अपन ने देखा था एनाटॉमी के अकॉर्डिंग कि क्या एनाटॉमी है कि सर बोनी लैब्रियम, कौन सा द पार्ट ऑफ इनर ईयर दैट अटैच विद द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल present in between, present in between बाहर वाला जो पोर्शन है वो प्रेजेंट होता है बोनी लेब्रियंथ और मेम्ब्रेनियस लेब्रियंथ के बीच में। तो जो बाहर वाला फ्लूइड होगा वो किसके बीच में प्रेजेंट होगा? बोनी लेब्रियंथ और मेम्ब्रेनियस लेब्रियंथ के बीच में। और उसी फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं सर? उसी फ्लूइड को अपन बोलते हैं आपका सर, अगला यदि मैं बात करूं तो द फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन, फ्लूइड present in between membranous labyrinth known as
एंडोलिम्फ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं सर, एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ तो सर पेरिलिम्फ क्या हो गया कि वो फ्लूइड जो कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका बोनी लेग्नेट और दूसरा क्या आपका एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ क्या है सर, जो इसके बीच यही आपका पेरिलिम्फ और ठीक है सर। अगला यदि मैं इसका पोर्शन की बात करूँ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी, as per physiology your inner ear will divide into two parts। as per physiology भी आपका जो inner ear है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से सर, पहला जो होता है वो होता है सेमी सर्कुलर कैनाल और जो दूसरा होता है वो होता है सर सेमी सर्कुलर कैनाल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, are responsible for balance, are responsible for balance and posture movement, and your cochlea is responsible for, your cochlea is responsible for here, cochlea is responsible for here। सर कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जो बैलेंस एंड पोस्चर का जो काम है वो करता है कौन, बैलेंस एंड पोस्चर का काम करता है कौन, वेस्टिबुलर नर्व। हियरिंग का काम कौन करता है, कॉक्लियर नर्व। और ये से कौन सी नर्व बनती है आपका, यही से बनता है आपका वेस्टिबुलर। सर नेक्स्ट वन एरिया पर इसके बारे में अपन बात करते हैं मैकेनिज्म प्रोसेस में अपन ने डिस्कस किया। या फिर मैं इसको अब थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ ले जाके मैं इसको समझाऊँ, मैं कुछ इस हिसाब से समझा पाऊँ, कुछ इस हिसाब से समझा पाऊँ कुछ इस हिसाब से समझा पाऊँ कि आपका जो हियरिंग है वो हियरिंग ऐसे आपका हियरिंग है ऐसे। इस लाइन को आपको थोड़ा सा देखना, पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ पास बिल्कुल क्लियर के समझ पाना। जैसे कल अपन ने बात किया था कि जैसे कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई साउंड वेव आता है, जैसे कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से साउंड वेव आता है तो वो साउंड वेव सीधा आपका सीधा आपके जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा, जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेट होने से क्या होगा कि इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से क्लोजली अटैच होता है कौन, ऑडिटरी वेसिकल्स। तो ये जो वाइब्रेशन वाला जो मैसेज है वो कन्वे होगा इसके अंदर ऑडिटरी वेसिकल्स में। जैसे ही ऑडिटरी वेसिकल्स के अंदर फ्लक्चुएशन होगा तो ऑडिटरी वेसिकल्स के अंदर फ्लक्चुएशन होने से वो सीधा वो मैसेज पहुंचेगा कहाँ पे, जैसे डिस्कस किया कि सिचुएटेड होता है। चलो क्या काम करता है, ये जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ऑडिटरी वेसिकल्स को इसके साथ। सर जब ये आपका ओवल विंडो पे पहुंचेगा तो ओवल विंडो पे पहुंचते ही जो साउंड वेव आई है वो साउंड वेव ट्रांसमिटेड होगी इनर ईयर। और इनर ईयर तो आपको समझ बढ़ चुके हो इनर ईयर के एनाटॉमी कि सर इनर ईयर के अंदर सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, क्या बोलता हूँ मैं। तो सर मेरे को एक चीज़ बताओ, ये तो पूरी की पूरी कहानी ही वाइब्रेशन की है, पूरी की पूरी कहानी है वो है ही वाइब्रेशन और वाइब्रेशन पहला वाइब्रेशन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन और ट्रांसमिटेड
और जैसे ही वो इनर ईयर में पहुंचा, वो इनर ईयर का ये बड़ा जो कोर्स है जिसमें ऐसे देखिए सपोज कीजिएगा ये पानी है, यदि इस पानी वाली पार्ट को आप जैसे ही वाइब्रेट कराओगे तो ये जो पानी है वो हिलेगा कि नहीं हिलेगा। और जैसे ही इस फ्लूइड के अंदर फ्लक्चुएशन होगा, जैसे इस फ्लूइड के अंदर फ्लक्चुएशन होगा, इस फ्लूइड में फ्लक्चुएशन होने की वजह से ये वाली जो मेम्ब्रेन है, और आपसे अच्छा कौन जानता है, आपसे अच्छा कौन जानता है कि पेरिनियम के जस्ट नीचे, पेरिनियम के जस्ट नीचे जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लैब्रियन। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनियस लैब्रियन। अरे ये तो है ही मेम्ब्रेन, ये तो है ही मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेनियस लैब्रियन है, इस मेम्ब्रेनियस लैब्रियन के अंदर फ्लक्चुएशन होगा, और मेम्ब्रेनियस लैब्रियन में फ्लक्चुएशन होने से ये जो मेम्ब्रेनियस लैब्रियन में फ्लक्चुएशन होगा, यहाँ से एंडोलिम और एंडोलिम से नीचे, एंडोलिम से नीचे ऑर्गन ऑफ, कहाँ पहुँचेगा? ऑर्गन ऑफ पोर्टाई, ऑर्गन ऑफ पोर्टाई पे पहुँचेगा। और जैसे वो ऑर्गन ऑफ पोर्टाई पे पहुँचेगा तो ऑर्गन ऑफ पोर्टाई पे पहुँचते ही, ऑर्गन ऑफ पोर्टाई पे पहुँचते ही ऐसे ये ऐसे पहुँचेगा पोर्टाई। या ऑर्गन ऑफ पोर्टाई वो जगह होती है जहाँ से, ऑर्गन ऑफ पोर्टाई वो जगह होती है जहाँ से आपकी जो कॉक्लियर नर्व है, कॉक्लियर नर्व है, वो कॉक्लियर नर्व पास है। और अपने को करना भी तो यही है। अपन ने क्या किया? ऑर्गन ऑफ पोर्टाई पे मैसेज पहुंचा दिया, उस जगह मैसेज पहुंचा दिया, उस जगह तक वाइब्रेशन पहुंचा दिया जिस जगह आपकी जो नर्व है वो नर्व है। जैसे ही वो वाइब्रेशन या फिर जो साउंड वेव है वो नर्व पे पहुंचेगी तो नर्व उसको ऑटोमेटिकली परसीव करेगी, और ऑटोमेटिकली परसीव करके उसको ट्रांसमिटेड कर देगी ब्रेन में, उसको ट्रांसमिटेड कर देगी ब्रेन में, जिसको अपन जानते हैं, जिसको अपन जानते हैं, जिसको अपन जानते हैं किस नाम से? जिसको अपन जानते हैं किस नाम से? ऑडिटरी पाथवे के नाम से। जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? ऑडिटरी पाथवे के नाम से। और ये देखिएगा, दिस वन इज द थैलेमस। सर वो पहुंचती है आपका जो जिसको अपन जानते हैं किस नाम से? ऑडिटरी पाथवे। एंडोलिम, और एंडोलिम से पहुंच गई आपको सर, वो पहुंचती है आपका अभी पढ़ा था कि जैसे कोई साउंड वेव आती है तो वो साउंड वेव सीधा और सीधा वो जो साउंड वेव है वो पहुंचती है कहाँ पे? सर वो पहुंचती है आपका ऑडिटरी ओसिकल से होती हुई कॉक्लिया के ऊपर, और कॉक्लिया के अंदर अपन ने देखा कि वो साउंड वेव है वो पेरिनियम, एंडोलिम और एंडोलिम से पहुंच गई ऑर्गन ऑफ पोर्टाई। सर ये जो आपकी क्रेनियल नर्व है, जो कॉक्लियर नर्व है, वो सीधा ईयर से सीधा पहुंचती है ब्रेन के अंदर। कहाँ पहुंचती है? ब्रेन में। और ये देखिए और थैलेमस को बोलते हैं हृदय सिस्टम। अरे हृदय का मतलब होता है सुना होगा आपने, सुना है जैसे इसे न्यूक्लियस का मतलब होता है कि कोई एक उसको बोलते हैं
मैसेज कन्वे करना है। उस झंडी को या फिर उस डंडे को देने का मतलब ये है कि जब रिले रेस में कोई एक बंदा दौड़ता हुआ आता है तो उसका मतलब है कि मैं यहाँ से मैसेज लेके आया और दूसरे को दिया और दूसरे ने उस मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर दिया आगे पहुंचा। ये मतलब होता है रिले। ठीक है, तो सर थैलेमस को अपन रिले सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो थैलेमस का काम है वो क्या है, देखो जैसे ही कॉक्लिया के ऊपर वो साउंड वेव जाएगी, जैसे ही कॉक्लिया के ऊपर वो साउंड वेव जाएगी तो उन साउंड वेव का अर्थ क्या हुआ कि सर कॉक्लिया ने इस नर्व के थ्रू वो मैसेज सीधा पहुंचाया थैलेमस को। थैलेमस क्या करता है, मैसेज को लेता है और फिर उसको आगे की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही थैलेमस में मैसेज आया, मैसेज आने के बाद उसने उस मैसेज को भेज दिया आपको टेम्पोरल लोब में, यानी कि जो हियरिंग पॉइंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट हियरिंग पॉइंट है ये वाले, यानी कि वो थैलेमस क्या करता है, उस साउंड वेव को सीधा भेजता है ये क्या है एरिया नंबर 41, एरिया नंबर 42, एरिया नंबर 43। तो थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि जैसे समझ में आ जाए। सर जैसे ही कोई साउंड वेव तो वापस एक बार रैपिडली वो आपका जो प्रोसेस है वो वापस बोल रहा हूँ कि जैसे साउंड वेव आती है कौन वाइब्रेट होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने से क्या होगा दादा, ऑडिटरी ऑसिकल्स फ्लक्चुएट होंगे। ऑडिटरी ऑसिकल्स फ्लक्चुएट हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो साउंड वेव वो ट्रांसमिटेड होगी किसमें, इनर ईयर में। इनर ईयर में किस जगह, पेरिलिम्ब में। पेरिलिम्ब से क्या होगा, मेम्ब्रेनियस लेब्रियन। मेम्ब्रेनियस लेब्रियन से क्या होगा आपका एंडोलिम्ब, और एंडोलिम्ब से वो साउंड वेव कहाँ पहुंची, ऑर्गन ऑफ कॉल टाइप पे। इनर ईयर में ऑर्गन ऑफ कॉल टाइप पे पहुंचते ही वहाँ कौन सी नर्व थी, कॉक्लियर नर्व। कौन सी नर्व थी, कॉक्लियर नर्व। और कॉक्लियर नर्व में उस मैसेज को लेके वो पहुंच गई थैलेमस। कहाँ पहुंच गई, थैलेमस पे। एंड द थैलेमस इज द रिले पॉइंट ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। अपनी बॉडी का रिले पॉइंट होता है। रिले का मतलब होता है मैसेज को कन्वे करना। जब थैलेमस के ऊपर कॉक्लियर नर्व पहुंची तो कॉक्लियर नर्व ने क्या किया, कॉक्लियर नर्व ने कहा कि मैं सुनने का सामान लेके आई हूँ। तो थैलेमस ने कहा मैं देखती हूँ कि सुनने वाली जगह कहाँ है। तो थैलेमस क्या करेगा, थैलेमस उस वॉइस को, उस वेव को, वो जो वेव है उस वेव को सीधा पहुंचा देगा एरिया नंबर 43। अरे ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, देखो इस डायग्राम में आप ढंग से देखोगे तो देखने को मिलेगा अलग 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 नाम दे रखे हैं। ठीक है, साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने इस ब्रेन को समझने के लिए बता दिया कि ये तो पूरी की पूरी एक कॉलोनी है, पूरी की पूरी एक कॉलोनी है। और जिस हिसाब से कॉलोनी के अंदर पर्टिकुलर मकान होते हैं, जिस हिसाब से मान लीजिए पहला जो मकान है वो सामाजिक है, दूसरा जो मकान है वो वन्यजीव है, तीसरा जो मकान है वो वन्यजीव है। ठीक है, तो जब